हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। बच्चों, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का मतलब होता है कि लाइट का वेव भी बिहेवियर है और पार्टिकल बिहेवियर भी है। ये चीज़ हमने अभी पढ़ी हुई है और इस चीज़ का प्रूफ किससे मिलता है? कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ही समझाए जा सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इन सबको आपको पता है, ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई लाइट अगर किसी ब्राइट सरफेस के ऊपर पड़ती है और वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और अगर किसी तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस, सेम मीडियम में ही अगर दो लाइट ट्रेवल कर रही हैं तो उन दोनों के सुपरपोजिशन से होता है इंटरफेरेंस। ये डिपेंड करता है कि वो सेम फेज में मिल रही हैं या अपोजिट फेज में मिल रही हैं या किस फेज में मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव। ये भी आप पढ़ चुके हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लाइट पड़ती है और बैंड हो जाती है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। वैसे तो लाइट सीधी लाइन में चलती है, ये पता है आपको, जो लाइट है वो सीधी लाइन में चलती है, लेकिन अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है या किसी एपर्चर से पास कराई जाती है तो लाइट बैंड हो जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है। पोलराइजेशन, लाइट के कंपोनेंट हैं वाइब्रेशन के, अगर डिफरेंट प्लेन में है, जैसे लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और दोनों ट्रांसवर्स नेचर की है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। लाइट जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इन दोनों को अलग कर दें तो उसको कहते हैं पोलराइजेशन। पोलरॉइड्स की हेल्प से हम लाइट पास कराते हैं और लाइट के दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को और मैग्नेटिक कंपोनेंट को, उस चीज़ को कहते हैं पोलराइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये सारी फिनोमिना वेव थ्योरी ऑफ लाइट से समझाई जा सकती हैं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए, जो क्लासिकली नहीं समझाई जा सकती थी, और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी देखा गया, कॉम्पटन इफेक्ट या लाइट का एब्जॉर्प्शन, एमिशन, इसको नहीं समझाया जा सकता था क्लासिकली। तब उस टाइम क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ और क्वांटम मैकेनिक्स में ये बताया गया कि जो लाइट है, जो वेव की तरह बिहेव कर रही थी, वो जो लाइट है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, उनको फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है। उन फोटॉन्स की हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी ब्लैक बॉडी कैविटी में जो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा था, इसको समझाया गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम समझा चुके हैं कि अगर किसी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ती है, विजिबल या अल्ट्रावायलेट लाइट, तो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, और अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से, जो मेटल की वर्क फंक्शन है, उससे ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल के सरफेस से बाहर आ जाता है। और तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ लिया। कॉम्पटन इफेक्ट में हमने पढ़ा कि अगर किसी फ्री इलेक्ट्रॉन या लाइट एलिमेंट के पार्टिकल से फोटोन इंसिडेंट कराया जाए, यानी हाई एनर्जी का फोटोन, जैसे एक्स रेज या गामा रेज, तब उन दोनों के बीच में इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है और फोटोन कम एनर्जी के साथ स्कैटर हो जाता है। फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है और फोटोन स्कैटर हो जाता है। ये पूरी तरह से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को बताता है, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में ही स्कैटरिंग होती है करता है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एब्जॉर्प्शन और एमिशन को भी क्वांटम थ्योरी से अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूजन ये हुआ कि दोनों तरह के बिहेवियर लाइट शो कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों तरह के बिहेवियर शो कर रहा है, वेव का भी और पार्टिकल का भी, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तब कहा गया कि लाइट जो है, एनर्जी जो है, वो डुअल कैरेक्टर को पजेस करती है। उसके दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, सबसे पहला वेव है और फिर उसके बाद पार्टिकल बिहेवियर को पजेस करती है। इसकी फोटोन के एग्जिस्टेंस के लिए, कि फोटोन लाइट की तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, उसके लिए G.I. टेलर ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया कि फोटोन इज दो अ पार्टिकल होते हुए भी ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना को करता है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट
अरेंज किया, जिसमें एक बॉक्स लिया, एक चैम्बर लिया। ये एयर लाइट टाइट है, इसके अंदर लाइट बाहर से नहीं जा सकती है। एयर टाइट बोलते हैं जिसमें एयर नहीं जा सकती, ये लाइट टाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या हुआ, एक सोर्स लिया उन्होंने। ये सोर्स बहुत लो वोल्टेज का है। लो वोल्टेज होने से इसमें से कम लाइट निकलेगी, कम फोटॉन्स निकलेंगे। फोटॉन जो होते हैं उनकी एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होती है, और जो उसकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर आपने कम इंटेंसिटी का सोर्स लिया है तो कम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन छोटी छोटी बातों से ही बन जाते हैं, इसलिए हर चीज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सोर्स लिया लो वोल्टेज का, यानी कि इंटेंसिटी लो है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कम निकल रहे हैं इससे, और यहाँ पर ग्लास प्लेट्स लगा दी इस चैम्बर में, और ये स्मोक कोटिंग वाले हैं, यानी स्मोक की कोटिंग कर दी है उसके ऊपर, ग्लास प्लेट्स के ऊपर। ये क्यों की है, जिससे कि जो फोटॉन्स हैं स्मोक एब्जॉर्ब कर ले, तो कम से कम फोटॉन यहाँ से पास हों। उसके बाद यहाँ पे एक स्लिट लगाई, और स्लिट के तुरंत बाद एक ऑब्स्टिकल लगाया पिन पॉइंट वाला, और यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। ये सब जीआई टेलर ने एक्सपेरिमेंट अरेंज किया। तो अब क्या हुआ, जिस सोर्स से लाइट निकली उससे बहुत कम फोटोन निकले, क्योंकि ये लो वोल्टेज की है। उसके बाद स्मोक्स में एब्जॉर्ब हो गए, तो ये माना गया लगभग एक फोटोन ही यहाँ से बाहर आ रहा है, और यहाँ से पास होकर, और क्योंकि ये ऑब्स्टिकल है बहुत शार्प है, इससे डिफ्रैक्ट होके यहाँ पे पैटर्न बनाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल का डिफ्रैक्शन कर रहे हैं। हमने वेव का डिफ्रैक्शन तो देखा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी स्टडी किया था, लेकिन अब हम इस केस में पार्टिकल का डिफ्रैक्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या होता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को लगभग 3 महीने तक टेलर ने एक्सपोज किया कि एक एक फोटोन जा रहा है और पैटर्न बना रहा है। 3 महीने बाद इस फोटोग्राफिक प्लेट को देखा गया। उसके बाद क्या किया गया, इस पूरे स्मोक प्लेट्स को हटा दिया गया। ठीक है, और ये सोर्स वही है, और इससे यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा गया, और तब देखा कि ये दोनों प्लेट सेम तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रही हैं। ठीक है, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम मिलती हैं आपको, ये लाइट होती चली जाती हैं, और ऐसा ही सेम पैटर्न इसमें मिला। ठीक है, यानी कि अगर पार्टिकल बिहेवियर कर रही है तब भी डिफ्रैक्ट होके सेम पैटर्न बना रही है, अगर वेव बिहेवियर कर रही है तब भी सेम पैटर्न बना रही है। तो इस तरह से प्रूव हो गया टेलर के एक्सपेरिमेंट से कि जो लाइट है वो डुअल कैरेक्टर को पजेस करती है, वेव कैरेक्टर भी है उसका और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं डी ब्रोगली। डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब लाइट के 2 बिहेवियर हो सकते हैं, पार्टिकल का और वेव का, तो हर मैटर का डुअल कैरेक्टर होना चाहिए। हर मैटर का यानी हर पार्टिकल का डुअल कैरेक्टर होना चाहिए। और उन्होंने बोला कि कोई भी पार्टिकल है वो डुअल कैरेक्टर पजेस करती है, हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, जिसकी वेवलेंथ उसके मास और मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, डी ब्रोगली ने बता दिया कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट है, और उस तरह की वेव को मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव्स बोलते हैं। ओके, तो हम अब तक हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस ये है। हाइपोथेसिस इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक पूरा फुल प्रूफ नहीं बताया। तो इस एक्सपेरिमेंट को जीपी थॉमसन एंड डेविसन जर्मर ने किया, और उन्होंने प्रूव किया कि मैटर की वेव कैरेक्टर होते हैं। ओके, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिफ्रैक्ट कराया। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी डिफ्रैक्ट हो रहा था और डिफ्रैक्शन पैटर्न दे रहा था। तब प्रूव हो गया कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। तो जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट
एक्सपेरिमेंट हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से आप बता सकते हैं कि जो मैटर है उसके साथ एक वेव एसोसिएट रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिससे पता चलता है कि मैटर के साथ वेव एसोसिएट रहती है, ये हो गए डेविसन जन्मर एंड जीपी थॉमसन। ओके, और किसने बोला था? ये डी ब्रॉगली ने बताया था कि हर मैटर के साथ एक वेव एसोसिएट रहती है, इसीलिए उन्हें मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव्स बोला जाता है। ओके, अब प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ वेव एसोसिएट है और उसी के बेस पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से इतनी अच्छी इमेज नहीं आती थी ऑब्जेक्ट की जितनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से की हेल्प से आती थी, क्योंकि लाइट की जो विजिबल लाइट से एक्सपोज कराया किसी चीज़ को तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती थी, और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव है वो उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और वो आसानी से पेनिट्रेट करके बहुत अच्छी रिजॉल्विंग पावर का इमेज देता है, बहुत अच्छी रिजॉल्व इमेज मिलती है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद डिटेक्ट हो पाया। अब बात आती है कि जब मैटर वेव्स हैं, मैटर के साथ वेव एसोसिएट हैं, तो हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता था कि मोमेंटम और पोजीशन, किसी भी मैटर की मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ 100% एक्यूरेसी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मैटर की पोजीशन आपने स्पेसिफाई कर दी, आपने बता दिया कि इस पोजीशन पर ये मैटर है, तो मोमेंटम जो है उसके साथ एसोसिएट वो अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, उसको आप 100% एक्यूरेसी से नहीं बता सकते। और अगर आप मोमेंटम डिस्क्राइब कर पा रहे हो, क्यों मोमेंटम वेवलेंथ से निकलेगा, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। ये डी ब्रॉगली ने दिया था कि ये मोमेंटम एसोसिएट रहता है हर वेव के साथ, हर मैटर वेव के साथ। ये वेवलेंथ कह दें तो एच अपॉन पी, इतनी वेवलेंथ एसोसिएट रहती है, दैट मीन्स कि इतना मोमेंटम एसोसिएट रहता है। तो ये बताया गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि या तो पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो आप या मोमेंटम स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर इन दोनों को बताने लगे तो दोनों में अनसर्टेनिटी रहती है एच की। तो फ्रेंड्स, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा, हाइजेनबर्ग ने बोला कि हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में ये रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। उसके बाद हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे, लेकिन किस तरीके से डुअल कैरेक्टर से मैटर का डुअल कैरेक्टर प्रूव हुआ। फोटोन का डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा इसमें कि फोटोन जी.आई. टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसको स्टडी किया कि उन्होंने बताया कि फोटोन डिफ्रैक्ट होते हैं। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जीपी थॉमसन एंड डेविसन जन्मर, इन दोनों की ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को देखा और बताया कि हर पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट रहती है। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुआ तो बहुत अच्छी इमेज मिलने लगी, और उसके बाद हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। तो ये चीज़ें कैसे कोरिलेट हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।